देश में बीआरएस बना लिया, भारत राष्ट्र विकास समिति बना लिया। आज उनकी हालत यह है कि आंध्र प्रदेश भी गया और तेलंगाना भी गया, और आज उनका बेटा जो बड़ी बड़ी इंटरव्यूज में आकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, आज वो कहीं नहीं है। हरियाणा में अगर आप देखेंगे, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ये तीनों की जो पारिवारिक पार्टियां थी वो खत्म हो गई हरियाणा में। तो पारिवारिक पार्टियों के खात्मे का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जगन मोहन रेड्डी को देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हालत हुआ। वायएसआर के पुत्र हैं जगन मोहन रेड्डी, और जगन मोहन रेड्डी और वायएसआर तो रहे नहीं, जगन मोहन रेड्डी खत्म, सत्ता से बाहर हो गए। और अब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बाकी काम तो चंद्रबाबू नायडू कर देंगे। तो ये जो पारिवारिक पार्टी है वो ढलान पर है। महाराष्ट्र में उद्धव और आदित्य की हालत देख लीजिए, शरद पवार की हालत देख लीजिए, कि वो अपने बेटी को सिर्फ कहीं सेट कराने के लिए अब उनकी सारी राजनीति घूम रही है। तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनकी स्थिति आने वाले दिनों में और खत्म होगी। अभी आप देखें कि स्टालिन का बेटा जो है उदयनिधि, उनको लग रहा है कि हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी डीएमके की स्थिति अपने इलाके में मजबूत है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। तो पंजाब ले लीजिए, आज प्रकाश सिंह बादल कहाँ हैं, उनके बेटे सुखदेव सिंह बादल कहाँ हैं। राजस्थान ले लीजिए, ये राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति देखिए क्या हालत है। तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भारत में अपना अस्तित्व आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। और महाराष्ट्र के इस पिता पुत्र की जो कहानी है, ये एक नई बाल की है। ये एक नया आपके सामने उदाहरण है कि ये पिता पुत्र भी खत्म होने जा रहे हैं, और खत्म होने से बचने के लिए आखिरी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। ये शिवाजी के अपने आप को कहते हैं कि हम तो शिवाजी के फॉलोअर हैं, ये किसी के फॉलोअर नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं बेसिकली। और इनको अब लग रहा है, जिनको इन्होंने गालियां दी विधानसभा चुनाव के पहले, तो उनको तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति में चुनाव के पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं, वो कारण नहीं होना चाहिए हम दोनों के एक साथ आने का। तो वो लोग तो एक अच्छे वातावरण में ये कह देंगे कि वो तो चुनाव का माहौल था, हम लोग तो मित्र हैं। और वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में ये बात सही है कि जितने विरोधी होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर मित्र ही होते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको ये बताया था कि जब राहुल गांधी अडानी की बात कर रहे थे तो शरद पवार कह रहे थे कि वो बेकार की बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ईवीएम का सवाल लेके आया, शरद पवार ने हवा निकाल दी। और ये दोनों हवा निकालने के बाद शरद पवार गए मोदी जी से मिलने के लिए। अब देखिए टाइमिंग, अडानी की बात पर चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, और शरद पवार ने कहा कि अडानी को लेकर के आप फजूल की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि शरद पवार और अडानी के बहुत बहुत मजबूत रिश्ते हैं, व्यवसायिक रिश्ते हैं, तो वो मुखालफत कर नहीं सकते हैं। ईवीएम के मुद्दे पर उनको लग रहा था कि बीजेपी की जगहसाही कर रहा है राहुल गांधी, तो उन्होंने ईवीएम के भी मुद्दे को खत्म कर दिया। ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिसकी आलोचना करके शरद पवार ने ये संकेत दे दिया कि मैं महाविकास अघाड़ी में नहीं हूं। और उसी दिन से ये भी संकेत चला गया उद्धव ठाकरे को कि भैया तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अब महाविकास अघाड़ी में उस तरह से नहीं हूं। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब ममता बनर्जी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को मैं लीड करने के लिए तैयार हूं, तो फौरन शरद पवार ने उसका समर्थन कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महाविकास अघाड़ी के जो तीनों मुद्दे थे, उस तीनों मुद्दे को उन्होंने एक प्रकार से स्नब कर दिया, खत्म कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो जाहिर है जिन तीन मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी में डिस्प्यूट चल रहा था, और डिस्प्यूटेड मुद्दे पर आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, इसका मतलब यह हो गया कि आप महाविकास अघाड़ी से अलग हैं। और जिस दिन ये संकेत आए थे उसी दिन एक प्रकार से उद्धव ठाकरे को ये संकेत शरद पवार ने दे दिया था कि मैं अब इस महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं हूं। और जब जैसा आएगा, शरद पवार एक बहुत ही सदैव हुए नेता हैं, उनको मालूम है कि कब हमें महाविकास अघाड़ी में बयान देना है पक्ष में, कब हमें महायुति के पक्ष में बयान देना है। तो उस वक्त उद्धव ठाकरे बहुत ही नोबिस पॉलिटिशियन है,
वो अगर एक सीजन्ड पॉलिटिशियन होते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं तोड़ते, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर अलायंस नहीं टूटा होता तो शायद दिशा भी बच गई होती, सुशांत भी बच गया होता। क्योंकि दिशा और सुशांत के पीछे तो सत्ता का अहंकार काम कर रहा था, आदित्य ठाकरे का सत्ता का अहंकार काम कर रहा था। जिस मर्जी जिसको हुआ जैसे हुआ, पालघर की घटना देख लीजिए, साथियों को किस प्रकार से पिटाई हुई। तो ये जो अहंकार था, ये अहंकार नहीं आता क्योंकि सत्ता डायरेक्ट उनके हाथ में नहीं आती, डायरेक्ट सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहती, तो शायद कानून व्यवस्था की वो स्थिति शायद ना होती। लेकिन काल को तो कुछ और ही मंजूर था, और काल ने अपना क्रूरतम रूप दिखा दिया है। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि दिशा और सुशांत की घटना जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे ये राजनेता उनकी मौत को राजनीति का अखाड़ा बना करके अपने अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। और उसी के लिए, उसी कड़ी में सामना का ये आर्टिकल और संजय राउत की ये तारीफ कह रहा है, जिसका मुझे डर था। मैंने कल भी आपको बताया था कि मुमकिन है कि ये दोनों पिता पुत्र पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर जाए, और देवेंद्र फडणवीस संभवतः इस मुद्दे को टालने की कोशिश करें। तो जो हमने कयास लगाए थे, जैसे हमारे पास ये फीडबैक मिला था कि जनवरी में एसआईटी अपना काम करेगी, और वो हो सकता है, मैंने कल भी आपको इशारा किया था कि एसआईटी को एक्टिवेट करके शायद वो पिता पुत्र के साथ कोई डील ना कर ले, और इस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है मामला। लेकिन ये तो सोच है देवेंद्र फडणवीस की, उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की। एक सोच इसके बियॉन्ड होती है, वो होती है जनता का। और अगर यही प्रकरण चलता रहा, दिक्कत यह है कि महानगर पालिका का जो चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का, उसमें जो प्लेयर्स हैं, वहां शरद पवार और अजित पवार की कोई मजबूत पकड़ नहीं है। शरद पवार की पार्टी के बारे में कहा जाता है 3 जिलों की पार्टी, वो नासिक का है, बारामती का है, और एक और जिला है, ये उनकी पार्टी है। कोल्हापुर, सोलापुर, ये सबका जो इलाका है, ये इलाका है। तो मोटे तौर पर ये 3 जिलों की पार्टी है। मुंबई में उसका दखल बहुत उस तरह से नहीं है। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना उद्धव, बीजेपी और थोड़ा मोड़ा कांग्रेस पार्टी, उसकी दखल है। तो वहां दिक्कत यह है कि अगर जनता नाराज हो तो किसे दे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने अकेले दम पर चलने का मन बनाया तो मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिल जाए। तो जनता का जो फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन इन तीनों पार्टियों की बहुत मजबूत पकड़ है वहां पर, एकनाथ शिंदे की भी, बीजेपी की भी, और ये उद्धव की भी। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे महाराष्ट्र में 10 सीट अकेले मुंबई से है, तो इन तीनों की पकड़ है। और ये तीनों अगर एक साथ अलायंस में आ जाते हैं तो जाहिर है ये लोग मिल बांट करके खाएंगे। इसलिए क्योंकि मुंबई महानगर पालिका एशिया का सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो पर्स है, वो पैसा है, उस पैसे की लड़ाई, उस पर्स की लड़ाई। और इस पर्स की लड़ाई में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए कृपा करके आप सरेंडर कर जाइए। और इसलिए वो सरेंडर कर जा रहे हैं, और दिशा के केस को सामने रख करके देवेंद्र फडणवीस उनको सरेंडर करवाने के लिए काम करते हैं, और वो कर दिया। तो आज तो यही अपडेट है। देखिए राजनीति है, कब ऊंट किस करवट बैठेगी। अभी परमवीर सिंह से और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी उगलवाती है, और क्या वाकई में दिशा और सुशांत के केस का फैसला कोर्ट के जरिए ही हो पाएगा। कोर्ट में तो बार बार आप देख रहे हैं कि तारीखें बढ़ती ही जा रही हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर से कि अदालत ही इसमें इंटरवीन करेगी तो शायद कोई बात बनेगी। अब देखना यह है कि अदालत कैसे इसमें आपको मैंने अदालत की भी कहानी बता दी कि किस प्रकार से एनसीपी से ताल्लुक रखने वाले जजेस वहां पर मौजूद हैं, और जो मुंबई हाई कोर्ट के या महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जो जज हैं वो खुद किस प्रकार से तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं।
तो वहां से भी बहुत संभावना नहीं दिख रही है। एक पूरा कंसोर्टियम है जो इस काम को कर रहा है, लेकिन फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अदालत में एक बार फिर से मजबूती से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, अपील की जाएगी। देखना है कि अदालत किसकी बात मानती है, सत्य के रास्ते पर चलती है, ईमानदारी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करवाती है, या नेताओं के इन्फ्लुएंस में अदालत मौन हो जाती है। ये सब आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।